बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जूठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद और दुआ यही है कि हम सब और आप सब खैरियत से रहें। और नए वीक का आगाज़, बहुत सारी नई चीज़ें, लेकिन जिस तरह से हमारे मामलात चल रहे हैं उसी तरह से चल रहे हैं। एक दिन एक ख़बर आती है, दूसरे दिन दूसरी ख़बर आ जाती है, मगर दिल को दुखाने वाली ख़बरें ज़्यादा हैं। सियासी हालात और सियासी गर्मा गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, गहमा गहमी भी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट आवर में आज हम उस पर फोकस करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके सवालात के जवाबात हम चाहते हैं। जब उन अथॉरिटीज़ जिनके पास शायद जवाबात हैं उनसे कभी कभी राब्ता नहीं हो पाता, कभी वो खुद राब्ता नहीं करते और कभी शायद वो जवाब इस तरह टेलीविज़न पर दे नहीं सकते। तो खैर, हमारे पास वो लोग मौजूद होंगे जिनसे हम जवाब ले सकते हैं और जिनसे हम तमाम तज्जिया करवा सकते हैं। सेकेंड आवर में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड आवर आज का हमारी जो वर्किंग वेमेन इन अ सेंस होम मेकर, वो तमाम ख़वातीन जो घर में रहती हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके हवाले से आज का हमारा सेगमेंट है सेकंड वाला। उनके हवाले से किस तरह से वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो हम एक कहानी सुनते हैं और सुनाते हैं, इस कहानी में आपको शायद एक फूड फॉर थॉट मिल जाए, लेकिन प्लीज़ उसे इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये सिर्फ एक नफ्सियात को जांचने के हिसाब से एक कहानी है, तो वो मैं आपको सुना रही हूँ। सो दो ओल्ड कपल एक घर में रहा करते थे, दोनों अकेले थे। बेगम की उम्र कोई 81 साल थी और हस्बैंड की उम्र कोई 83 साल थी। दोनों रात को जब सोने लेटे तो बेगम ने कहा कि मुझे लगता है कि गैराज में ना लाइट जल रही है, आप उठें जाके लाइट बंद कर दें। हस्बैंड जो है वो उठते हैं, बड़े उससे जाते हैं एहतमाम से मतलब कि ज़ाहिर है जो उनकी उम्र होती है तो उठते हैं, करते हैं, चश्मा लगाते हैं, जाते हैं। जब जाते हैं तो गैराज की तरफ जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि कोई ना 5 लोग खड़े हुए हैं। उनको थोड़ी देर देखते रहते हैं, उनको लगता है कि कोई एक्टिविटी हो रही है, ये कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इनके जो इंटेंशन है वो सही नहीं है। तो वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन लगाते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं और उनको बताते हैं कि जी इस तरह से मुझे 5 मशकूक लोग लग रहे हैं और वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और ये वो। तो आगे से उनको जवाब ये आता है कि देखें अभी हमारी कोई भी टीम फारिग नहीं है, जैसे ही हमारी कोई टीम फारिग होगी हम उन्हें भेज देंगे। इस बात पे वो जो मोहम्मद शख्स होते हैं उनको बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है, खून के घूंट पी के रह जाते हैं कि ये क्या जवाब दिया है इन्होंने। कुछ देर देखते रहते हैं, वो उसी तरह लोग लगे रहते हैं, अंदर आने की कोशिश करते हैं, जो भी हल्के फुल्के आगे आ रहे होते हैं। दोबारा फ़ोन करते हैं और पुलिस वालों को कहते हैं कि वो जो 5 लोग मैंने आपको पहले फ़ोन किया था ना, उन 5 को मैंने गोली मार दी है। अब एकदम से थाने में थरथरी मच जाती है, फ़ौरन लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पैरामेडिक्स को भी इकट्ठा कर लेते हैं, हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, सब उनके घर पहुंच जाते हैं। जब पहुंचते हैं वहाँ पे फिर जाके एसएचओ साहब उनको कहते हैं थोड़ी देर बाद कि आपने तो कहा था आपने 5 लोगों को मार दिया। कहते हैं आपने भी तो कहा था कोई टीम फारिग नहीं है। थोड़ा सा चीज़ों को देख कर चलना चाहिए। कभी कभी आपकी बातों से, आपके रवैयों से लोग आपसे वो काम जो कराना चाहते हैं उससे बड़ा काम करा लेते हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने काम करने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अब ये ज़्यादातर हो गया है डिपार्टमेंट्स पे, खुसूसी तौर पे। ये तो एक पुलिस की बात थी, लेकिन उसके अलावा भी जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, जब आप कोई अपना मसला लेके जाते हैं तो आपको कभी ऐसा ही सा जवाब मिल जाता है, और उस ऐसे ही से जवाब की वजह से जो हमारी सोसाइटी में डिटोरिएशन है ना, कि हर कोई अब कहता है कि मैं खुद ही कर लूँगा, छोड़ो किसी से क्या कंप्लेन करनी है, किसी से क्या कहना, ये गलत होता जा रहा है। सो विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इमरान खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक लोगों से बातचीत की और उनकी वो उस तकरीर को कहीं दिखाया जाता है, कहीं नहीं दिखाया जाता, कुछ टीवी चैनल्स पे भी उस तरह से नहीं दिखाया गया। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सी बातें उन्होंने, बहुत से सवालात ऐसे उठाए हैं जो मैं और आप जिसके बारे में सोच भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे इस पर बात भी हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में हम आगाही ले सके एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, कल से इमरान खान साहब ने बहुत से सवालात उठाए, बहुत सी बातें की, जिसके बारे में आज मैं वाज़े तरीके से जानना चाहती हूँ, और हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान मौजूद होंगे। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सुहेल भट्टी साहब, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सुहेल साहब, उम्मीद है आप खैरियत से हैं।
जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी, सोहेल साहब, कल से जो बातें हो रही हैं उसमें सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इतने दिन गुजरने के बाद इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मेरी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मुझे जितने लोगों पर शुबह है वो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, चाहे उन लोगों का स्टेटस कुछ भी है। और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, मैं तो प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूँ इस मुल्क का, और मेरी एक बड़ी वाज़ेह किस्म की बड़ी एक नुमाया बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसके बावजूद मुझ पे और मेरे इस लॉन्ग मार्च में 11 लोग ज़ख्मी हुए, मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन उसके बावजूद जब हम कहते हैं कि एफआईआर दर्ज करो, पंजाब में हुकूमत भी हमारी है, तब वो कहते हैं कि जी हमें हटा दें, आप किसी और को रख लें और उससे दर्ज करा लें एफआईआर। तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत डिमोरलाइजिंग है लोगों के लिए भी, आवाम के लिए भी। देखिए इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर चुके हैं इस मामले में भी और हस्बे रवायत दीगर मामलात की तरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। और एफआईआर के अंदराज में जो अगर मैं बात करूँ कि सबसे बड़ी रुकावट वो खुद बने हुए हैं। मामला ये है कि जब हम्म। ये वाकया पेश आया, पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, उससे मजीद तफ्तीश हुई और 2 लोगों को और भी गिरफ्तार किया गया। तो आप जब भी कोई ऐसी सिनेरियो के अंदर कोई मामला होता है तो आप फौरी तौर के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, हो सकती है। लेकिन खान साहब अपने सियासी मकसद के हसूल के लिए एक ऐसी अहम तरीन शख्सियत का नाम इसमें शामिल करवाना चाहते हैं, जिसका ज़ाहिरी तौर के ऊपर दूर-दूर तक इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। जब भी पुलिस किसी मामले के अंदर किसी को इन्वॉल्व करती है, पहला मुल्ज़िम आपने गिरफ्तार कर लिया। ऐसा नहीं है कि कोई भी शख्स आपके सामने मुल्ज़िम मौजूद नहीं है और आप कियास राइयों पर मबनी कोई एफआईआर कराना चाहते हैं, वो डिफरेंट सिनेरियो होता। हम्म। मरकज़ी मुल्ज़िम गिरफ्तार हो चुका है, उसकी से तफ्तीश के नतीजे में 2 लोगों को और भी गिरफ्तार किया गया। अब बुनियादी तौर के ऊपर फौरी तौर के ऊपर पुलिस एफआईआर दर्ज करने पर तैयार है। लेकिन अच्छा। इमरान खान साहब कहते हैं कि उस शख्सियत का जिसका अभी तक कहीं किसी मुल्ज़िम ने नाम नहीं लिया, कोई एविडेंस नहीं है और वो अपने सोहेल साहब, वो सियासी इमरान मकसद को खान हासिल साहब कर कहते हैं कि मुझे तो पहले से ही पता था, मुझे तो ये 3 नाम बताए गए थे, मुझे तो ये कहा जा रहा था, तो मैं तो अपने शवाहिद की बिना पर कह रहा हूँ एफआईआर दर्ज करें। सर मामला बहुत सिंपल है। इमरान खान साहब की जमात की जो हुकूमत पंजाब में कायम है, वो एक आइन और कानून के मुताबिक वहाँ पर उनकी हुकूमत इस वक़्त कायम है। उसी आइन और कानून के मुताबिक पंजाब पुलिस काम करती है और उसी कानून के मुताबिक पंजाब पुलिस ने एफआईआर का इंदराज करना है, ना हम्म। कि किसी शख्स की फर्द वाहिद की ख्वाहिश के ऊपर उसकी जिद और अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए एफआईआर का इंदराज किसी सूरत नहीं हो सकता। देखिए इस हकीकी आज़ादी मार्च के जो लॉन्ग मार्च को नाम दिया गया, उसके अंदर इमरान खान साहब का एक बड़ा मुतालबा ये है कि वह कानून की पासदारी चाहते हैं, वो हम्म। मेरिट चाहते हैं। तो मेरिट और कानून की पासदारी का तकाजा ये है कि पंजाब पुलिस ने जो उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, जी। मुलजिम गिरफ्तार है, उसके मुताबिक एफआईआर का इंदराज होना है। ये हम्म। कोई कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई बादशाहत राज नहीं है कि जिसका आप जी चाहें आप पॉइंट आउट करें और पंजाब पुलिस उसका उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले। लेकिन आपने पंजाब अपने पुलिस ने जिस तरह आपने समझाया, इस तरह शायद उन्होंने समझाया या नहीं। पंजाब पुलिस ने तो जो नैरेटिव दिया वो अपने आप में जरा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है ना, जब वो ये कहते हैं कि जी आप हमारा तबादला कर दें, उसके बाद जो आए उससे एफआईआर दर्ज करा लें। उसकी वजह ये थी, ये उनको मजबूरन करना पड़ा। ये इमरान खान साहब और उनकी जमात और दीगर रहनुमाओं के लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक आला तरीन ओहदे पर फाइज पंजाब पुलिस का जो सरबराह है आईजी पंजाब, उसको उस हद सरेंडर करना पड़ा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुतालबा किया पब्लिकली कि अगर आप उनकी ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक एफआईआर दर्ज नहीं करते तो आप ओहदे से अलग हो जाएं। उनको हम्म। ओहदे से अलग होना पड़ा। तो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि वो शख्स जो आपके इंतहाई एतमाद का था, जो शख्स वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब के एतमाद के ऐन मुताबिक आईजी पंजाब लगा, सारे मामला जायज़ा उन्होंने लिया और डीपीओ जो इस वक़्त हैं वो भी बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। सब ने अपनी लीगल ओपिनियन दी कि ये जो आप चाह रहे हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके मुताबिक फिर इनको उनकी बात तस्लीम करना चाहिए थी। उनका मुस्ताफ़ी होना ये इटसेल्फ बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज़ करे पीटीआई पे और पंजाब हुकूमत के ऊपर कि आपने हम्म। खिलाफ कानून काम। और उसके साथ जी। जब एफआईआर एक मरतबा दर्ज हो जाए, एफआईआर तो नामालूम अफराद के भी खिलाफ दर्ज हुआ करती है, फिर हम्म। तफ्तीश आगे बढ़ती है, एविडेंस कलेक्ट होते हैं, फिर उन शख्सियात के नाम उसमें आप इंक्लूड कर लेते हैं इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर। अब जब आपके पास मरकी मुलजिम मौजूद है, पंजाब पुलिस अगर उसके खिलाफ एफआईआर के इंदराज न करती, फिर इमरान खान का क्वेश्चन बनता था कि मैं बेबस हूँ।
उस मुल्जिम के खिलाफ अच्छा और सोहेल जिन लोगों साहब, के लेकिन जो एक बंदा पकड़ा गया, जाहिर है जिसके बेसिस पे ये तमाम चीज़ें कही जा रही हैं, उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी वायरल हो गई, उन्होंने उस पर भी सवाल उठाया है कि जी ऐसा कब होता है, और जब हम उनसे पूछते हैं कि ये वीडियो कैसे वायरल हुई तो वो कहते हैं कि जी ये हैक हो गई। हैक कैसे हो सकती है एक बंदे की वीडियो? एक बंदे को पकड़ा है, अभी उसको प्रोब करेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, या पहले ही उसका बयानिया या उसका बयान जो है वो मंजर आम पर मीडिया पे आ जाएगा और हर किसी को पता चल जाएगा? पहले तो इन्वेस्टिगेशन के अपने रूल्स होते हैं और जवाबित होते हैं जिससे गुजर के आपको पता चलता है, या अपने तरीका कार होता है जिससे आप जाहिर है उससे सवाल करेंगे तो वो आपको फौरन तो सच नहीं उगल देगा, हो सकता है कि 2-3 ट्रायल्स के बाद उगले। तो उनका ये भी मानना है कि ये जो इतनी जल्दी जल्दी काम किया गया है, इसके पीछे भी कोई किसी किस्म की साजिश है। देखिए, अगर वो ये समझते हैं साजिश है, तो उनको यकीनी तौर के ऊपर पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत है, बाहर से आकर किसी ने कोई एक्शन नहीं करना, उनको इसके ऊपर सख्त एक्शन करना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और दूसरा मामला ये है, जब मरकज़ के अंदर उनकी अपनी हुकूमत हुआ करती थी और इसी किस्म के मामलात सामने आते थे, तो उस वक़्त भी आपने ऐसे लूप होल्स को ख़त्म करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। आज पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत है और आपने ही कार्रवाई करनी है। दूसरा मामला ये है कि खान साहब जितने भी सवालात उठा रहे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तज़ाद है। माज़ी के अंदर भी आपने, जब आपके पास इक़्तिदार था, जब आपके पास बहुत कुछ करने की अथॉरिटी थी, उस वक़्त आप जो कुछ रिफ़ॉर्म्स लाना चाहते थे, आप रिफ़ॉर्म्स लेके आते कि आज जो आपका पुलिस का सिस्टम है, कि जिसके अंदर आप कहते हैं कि एक जो वीडियो पैगाम बना, उसको लीक नहीं होना चाहिए था। और अगर लीक हुआ है, तो अब आपने कार्रवाई करनी है, वफ़ाक़ी इस्लामाबाद से, वफ़ाक़ी हुकूमत से आकर किसी ने इसके ऊपर कोई एक्शन या कोई कार्रवाई नहीं करनी। अब मामला इस तरह से है कि जो जिन बेबसी का और लाचारपन का मुज़ाहरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब पहले आपकी कैपेसिटी वो नहीं है मामलात को हैंडल करने की। जब आप जी। मरकज़ में थे, उस वक़्त भी जो सूरत-ए-हाल थी, आप बेबसी का मुज़ाहरा करते रहे। आज पंजाब में हुकूमत आपके पास है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आपके पास है, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित-बल्तिस्तान में। तो आप जहाँ इस्लाहात की ज़रूरत है, आप कर सकते हैं। जो एक्शन करने हैं, आपकी हुकूमत ने करने हैं। अगर नहीं कर सकते, अपने वज़ीर आला को तब्दील कीजिए, अपने वुज़रा को तब्दील ठीक करवाइए। है। इमरान खान साहब ने बार बार सोहेल साहब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की है, चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने कहा है कि आप इसमें प्रोब करें, आप इसका नोटिस लें, आप इसकी तहकीकात बिठाएं, जो कमीशन है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की है, लेकिन बारहा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वो बात कर रहे हैं और बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शायद उनका जो अल्टीमेट उनको ट्रस्ट है वो अब सुप्रीम कोर्ट पे या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर है। जी, ये बहुत अच्छी बात है, और जब उन्होंने फुल कोर्ट बनाने के हवाले से तजवीज़ की तायीद की, तो मेरे ख्याल में एक खुशाइंद बात है और यकीनन मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और इस मामले में कैसे आगे बढ़ना है, इस सारे मामले की तहकीकात के हवाले से वफाकी हुकूमत भी तैयार है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर तहकीकात करवाए। असल मामला ये है कि खान साहब को अनसर्टेनिटी सूट करती है। वो चाहते हैं मामला सुलझने की बजाय गैर यकीनी की फ़ज़ा कायम रहे। इसी गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल से, इल्ज़ाम तराशी से मुख्तलिफ इदारों को और अहम शख्सियात के ऊपर उन्हें इल्ज़ाम तराशी लेकिन करके सोहेल साहब, ये वाली बातें जो आप इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त हमें बता रहे हैं, ये तो हमने दीगर और पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखी हैं, और वो लोग जो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से, मैं तो कहूँगी हुकूमत नहीं बल्कि राज करते रहे हैं, और पूरे पूरे ख़ानदान, उनके हवाले से भी ये चीज़ें हैं। तो इमरान खान साहब को तो मैं, अगर उनसे कंपेयर करें हम, तो उनकी सियासत उस तरह से मेच्योर नहीं हुई है, ये उनका पहला टेन्योर था। इस बारे में भी एनालिसिस होता है कि जी उनका तो पहला टेन्योर था, वो भी उन्हें मुकम्मल नहीं करने दिया गया, फिर आवाम में उनकी मकबूलियत आप सब देख ही रहे हैं। सो ये चीज़ें जो जिस तरह से आप बता रहे हैं, हमने पिछले मंझे हुए पॉलिटिशियंस को भी देखा है कि ये गलतियां या इस तरह के कंफ्यूजन्स उनके सामने भी थे या उनके जहन में भी थे। नुसरत, देखिए, वो जो दूसरी जमातों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का तो कंपैरिजन ही बनता। जो खान साहब असूल पसंदी, जो मेरिट, जो कानून की पासदारी और जो एक आला तरीन मेयारात की बात करते हैं, वो खान साहब तो किसी को खातिर में नहीं। तो खान साहब ने खुद हर गुजरते दिन के साथ एक नई एग्जाम्पल सेट करनी है, ना कि आप कहें कि अभी वो नहीं है। खान साहब नई ठीक है। नहीं है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा कब उनकी हुकूमत कायम हुई थी? उनको कितने, तकरीबन 9 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है एक प्रोविंस को सर्व करते हुए। मरकज़ के अंदर उन्होंने सर्व किया, आज यहाँ पर हैं। उसके बाद वो कहते हैं 26 साल से मैं सियासी जद्दोजहद कर रहा हूँ। अगर 26 साल की सियासी जद्दोजहद के बाद अभी उन्होंने लर्न करना है, अभी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो फिर इस अब कौम का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ठीक है सोहेल तो साहब, मेरे यहाँ ख्याल में पर एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद हम आजम स्वाति साहब के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए सोहेल साहब, आप भी और हमारे नाजरीन भी।
वेलकम बैक। और ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम आपको एक वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं आज़म स्वाति साहब की। और जो ये पूरा मामला बना हुआ है, ये बड़ा ही एक शर्मनाक और अजीब सा मामला है। और उनकी वीडियो आप देखिए, उसके बाद मैं सवालात करूँगी। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, एक बार फिर उनका तारुफ करवाऊँगी आफ्टर द वीडियो। मेरी पोतियाँ जिनको मैंने अमेरिका में पैदा हुई यहाँ पे लेके आया, आज अपने दादा के इस मुल्क से जो कायद आज़म ने बनाया था, उनको मजबूर किया गया, जिस तरह बहुत सारे लोगों औरों को, कि वो मुल्क छोड़ के चली जाए, और उन्होंने अपने दादा को यही छोड़ दिया। अब इनके पास एक ही हरबा रह गया है, वो मुझे कत्ल करेंगे। मैं बता देता हूं कि मेरा कातिल राना सनाउल्लाह होगा। और आज़म स्वाति साहब का, अगर जिन लोगों को नहीं अंदाज़ा, उनको मैं बस ब्रीफ करके ये बता दूं कि इनकी एक वीडियो इनकी बेगम को भेजी गई है, और ये और इनकी बेगम साथ ही रुके हुए थे एक जगह पे जहाँ पर ये वीडियो बनाई गई है। प्राइवेट वीडियो इन दोनों की और इनकी बेगम को भेजी गई है, जो कि बहुत शर्मनाक वाक़या है। और बिल्कुल मेरे पास सही अल्फाज नहीं है कि मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूं। और उसके बाद जो इनकी कंडीशन है वो आपने देखी। तो ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जहां पर हम सियासी बुनियाद पर अगर हमारी किसी से कोई मसला हो जाता है तो हम उसके घर तक पहुंच जाते हैं, और घर तक भी इस तरह जिस तरह से इनके साथ हुआ है। हमारे साथ सुहेल भट्टी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस भी अब मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं ब्रिगेडियर साहब। और क्योंकि हमने ये अभी वीडियो चलाई और आज़म स्वाति साहब का सारा केस मंजर आम पर है, आपके सामने है, व्हाट एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट? सबसे पहले तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। आई थिंक इसके लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं है जो जिस तरीके से वो बात की गई है। लेकिन नुसरत, एक बात है कि देखें, वो तो ठीक है राना सुनार कह रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि वो अगेन एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जा रहा है। बात यह है कि ये देखें कि क्या इन एनवायरनमेंट्स के अंदर और क्या मुल्क में हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी एजेंसी ये काम करती हैं। ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ा डिज़ाइन है कि किसी तरीके से अवाम को और इश्तियाल दिलवाया जाए और अवाम को फ़ौज के साथ खुदा न खास्ता क्लैश करवाया जाए, जो एक एनिमी नैरेटिव है। और ये नैरेटिव जो है वो यही है कि फ़ौज और अवाम में जो एक एतमाद है, जो एक ट्रस्ट लेवल है, उसमें वेज क्रिएट की जाए, उसको दूर किया जाए, फ़ौज को कमज़ोर किया जाए, और फिर दुश्मन अपने अज़ाइम पूरे करे, जो 5th जनरेशन वॉर में होता है। तो एक तो हमें ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि इसमें कौन हो सकता है। और फिर इसके बाद गवर्नमेंट के पास आईबी और स्पेशल ब्रांच हैं। आईबी के बाद लेटेस्ट इक्विपमेंट है। दे मस्ट फाइंड आउट कि इसमें कौन है, कौन जिम्मेदार है, और उसको हाईलाइट किया जी, छुपनी नहीं चाहिए। तो ब्रिगेडियर साहब, बात ही यही है ना कि हमारे यहाँ क्योंकि चीज़ खुल के सामने नहीं आती, तो लोग अपनी तरफ से चाहे इस्टेब्लिशमेंट पे डालें, चाहे राना सनाउल्लाह पे डालें, चाहे XYZ किसी पे भी डालें, जब तक हमारे पास कोई असल जो इसके पीछे करता धरता है वो सामने नहीं आएगा। और सामने नहीं आता ना यूजुअली केसेस में, तो लोग अपनी खुद कयास आराइयां करते रहते हैं। तो दिस इज़ द इशू कि फिर ये हुकूमत का काम है ना। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत को ये सूट करता है मेरे ख्याल में कि वो देखें अभी भी DGI को और DGI पर क्यों TV पे आना पड़ा। बिकॉज गवर्नमेंट फेल टू उनका जो प्रॉपर पॉइंट ऑफ नुक्ता नज़र बताने में और आवाम को तसल्ली करवाने के में इसमें एस्टेब्लिशमेंट का किसी लिहाज से भी हाथ नहीं है। जब आप ये नहीं करते और अब अपने आप सिर्फ प्रोजेक्ट करते और एक पार्टी को बैशिंग करते रहते हैं, तो वो फिर यही बातें होंगी। इसलिए यहाँ पर तभी ये DGI को आके, जो कभी नहीं आते थे, उनको आके अपना नुक्ता नज़र बताना पड़ा, अपने इदारे के बारे में बताना पड़ा, अपने शोहदा के बारे में बताना पड़ा। एंड ही टोल्ड स्पेसिफिकली कि मुझे इसलिए आना पड़ा, अदरवाइज आई नो उनकी क्या इंस्ट्रक्शन थी कि TV पे, प्रिंट मीडिया पे कहीं पर उनकी तस्वीर नज़र नहीं आएगी, जिक्र नहीं होगा। तो ये इस लिहाज से हुकूमत को सोचना चाहिए। और फिर अभी भी वक्त है कि हुकूमत सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही। अगर इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुल्क में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, और यही मुल्क के लिए हमारे बड़ा नुकसानदेह हो रहा है, पिछले 6 महीने से हो रहा है। क्या गवर्नमेंट ने कोई कोशिश की कि पॉलिटिकल सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर सके, इसको कंट्रोल करे, हालात को बेहतर करे, या एक नेशनल डायलॉग कर के कॉल दे दें कि आए जी हम बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, ये हमारे 4 लोग हैं, आप डिटेल करें जो मसाइल भी हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा ब्रिगेडियर साहब, और ना ऐसा कुछ होते हुए नजर आ रहा है। अब तो खुले आम जिस तरह से बात की जा रही है,
जिस तरह से ब्लेम किया जा रहा है और जिस तरह से एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है, ये तो खैर काफ़ी अरसे से हो रहा है, लेकिन अब भी जिस तरह खुलकर एक दूसरे को जो जिसके बारे में कहना है, मुझे नहीं लगता कि डायलॉग का कोई रास्ता इन्होंने छोड़ा है। भट्टी साहब, मैं इसमें आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी और साथ में हम ट्वीट्स भी दिखाएंगे। मुख्तलिफ लोगों ने ट्वीट्स की आज़म स्वाति साहब के हवाले से। ऑब्वियसली जिस तरह से सबको ही बहुत दुख है, हैरत है, शौक है कि किस तरह से उनके साथ मामलात हुए, तो ये ट्वीट्स भी आप देखिए। और भट्टी साहब, फिर मैं आपका इसमें कमेंट भी चाहती हूँ। इमरान खान साहब ने अपोलोजाइज़ किया है, फिर इसमें मिफ्ताह इस्माइल साहब ने भी ये कहा कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान साहब की ट्वीट को मैं सेकंड करूंगा, लेकिन ये मामला ऐसा है और जिस तरह से आज़म स्वाति साहब के साथ हुआ, फिर और भी बाकी काफ़ी लोगों की इसमें ट्वीट्स आई हैं। आज़म स्वाति साहब का जो केस है, इसके बारे में सुहेल साहब क्या आपको लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ जो है वो डिले का शिकार है और डिले के शिकार में होता यह है कि फिर 4, 5, 8 दिन बाद एक नया केस उभर के सामने आ जाता है और पुराने वालों पे मिट्टी पाव हो जाता है, तो क्या कहते हैं आप? यूनुसत, पहली बात यह है कि ये एकदम इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। कोई भी फर्द इसको सेकंड नहीं कर सकता और हर शख्स ने इसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत की। लेकिन मामला ये है कि जिस तरीके से जैसे ही आज़म स्वाति साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके फौरी बाद 2 से 3 घंटों के बाद FIA के हुकाम मुतहर्रिक हुए। उन्होंने अपने लैब के अंदर इसका फोरेंसिक किया और FIA की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई कि ये एक फेक वीडियो है। लेकिन उसके साथ जिस तरह ब्रिगेडियर हारिस साहब ने कहा, IB के पास भी ऐसे मगर वो इक्विपमेंट मौजूद खुद हैं। कह रहे हैं कि ये फेक वीडियो नहीं है, ये तो उनकी अपनी पर्सनल वीडियो है। उनके लिए तो ज्यादा आसान नहीं था कि वो ये कह देते कि ये फेक वीडियो है। उनके तो बकौल उनकी बेगम भी बहुत टॉर्चर फील कर रही हैं। ऑब्वियसली किसी भी खातून के लिए, और जिस तरह से उनके बारे में ट्वीट्स की गई कि जी इतनी परहेजगार हैं, तहज्जुद गुजार हैं, और ये इस तरह से वीडियो आना और सारी चीज़ें, तो वो तो खुद कह सकते थे कि जी फेक है, ये हम हैं ही नहीं। वो उसको ओन क्यों कर रहे हैं फिर? नुसरत, अगर हम आज़म स्वाति साहब का एक अपना एक व्यू पॉइंट सामने और अगर FIA का व्यू पॉइंट भी अगर सामने रखा जाए, जो फेक करार दे रहे हैं, फिर भी ये एकदम इंतहाई काबिल मजम्मत। और ऐसा नहीं है कि इसको निगलेक्ट कर देना चाहिए। फेक होने के नतीजे में भी इसकी उसी तरीके से उसकी तहकीकात होनी चाहिए। चूंकि एक वीडियो जो उसका वो दावा कर रहे हैं कि उनको उनके फैमिली के नंबर के ऊपर मौसूल हुई। अब मामला ये है कि आपके पास सारे इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी सब मौजूद है। जहां से वो जिस नंबर से मौसूल हुई, जहां से वो शेयर की गई, इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया, सब जगहों तक आप पहुंच सकते हैं। एक तो उसको उसके एंड तक पहुंचना चाहिए, नंबर 1। और उसके साथ साथ जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि IB के पास भी बहुत सी ऐसी कैपेसिटी मौजूद है कि जो इस सारे मामले की तह तक पहुंच सकती है और इसको लाजमी पहुंचना चाहिए। शुरू में जिन्होंने जिस बिल्डिंग का हवाला दिया, उससे मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता रोज एक प्रेस रिलीज जारी हुई। उन्होंने इस मामले की तरदीद की कि जहां पर वो उन्होंने क़याम किया, वो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे इंतज़ाम नहीं है, जहां के ऊपर काम करते हैं। तो इस मामले को इसके तह तक इसका लाज़मन पहुंचना चाहिए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब जी, ब्रिगेडियर साहब की तरफ आएंगे क्योंकि वक्त हमारे पास कम रह गया। ब्रिगेडियर साहब, बार बार इमरान खान साहब ने कल बात की है साइफर की। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों के जहनों में अभी भी ये क्लियर नहीं है कि साइफर है क्या और इसकी बार बार क्यों बात की जा रही है, तो इसको भी थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखें, साइफर ये एक गवर्नमेंट होती है जो बाहर मुल्क में होते हैं, वो अपने नोट्स भेजते हैं बना के, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जी मैं डोनाल्ड लूट से मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने मुझे ये 1, 2, 3 बातें की हैं और ये वो भेज देते हैं। फिर जाहिर है कि ये आगे फॉरेन मिनिस्ट्री में होते हैं कि अगर बहुत सीरियस बात है तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर को भी, और उसके साथ आप जॉइंट स्टाफ हेडकोार्टर्स में, आर्मी हेडकोार्टर में, सब जगह जाते हैं, कंसर्न की चीज़ें लिए जाते हैं। फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, कमेटी में अगर एक बात हो गई और वहाँ कहा कि यह इट वाज अ बिलेटेड इंटरफेरेंस, और उसके बाद डिमांड भी कर दिया गया। मेरे ख्याल में अगर इससे ज़्यादा होता तो कभी भी हमारी जो है ISI है वो इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, दे वुड हैव गॉन टेकन इट वेरी सीरियसली। तो ये एक इसका इशू है। और फिर जाहिर है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने एक लेटर भी लिखा चीफ जस्टिस को, अब इस पर कह रहे हैं कि जी इसकी भी इंक्वायरी, जब एक बोर्ड चीफ वो बन रहा है, पैनल बन रहा है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, देखें FIR क्यों नहीं कट रही है। बेसिक वजह है कि जो अब DGI के इंटेलिजेंस के एक सीनियर ऑफिसर के बारे में जो बात की जा रही है, ही मत दैट पीपल डू नॉट नो रूल्स। हमारे मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ में कोई ऑफिसर की अगर ऐसी कोई बात होती है तो मुतल्लिका अथॉरिटी पहले GHQ को इन्फॉर्म करती है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देती है, फैक्ट्स एंड फिगर देती है, देन इट इज़ डिसाइडेड कि केस
विल बी ट्राइड आइदर इन सिविल, और हमारा अपना बहुत सख्त सिस्टम है कोर्ट मार्शल का। आपके सामने 3 स्टार जनरल को 14 साल कैद हुई है, एक ब्रिगेडियर को सजाए मौत हुई है और एग्जीक्यूट हुई है। तो आई थिंक इस पे किसी को डाउट नहीं होना, लेकिन अगर इनका नाम ना होता तो कब की FIR काट की होती। मेरे ख्याल में इमरान खान को खुद सोचना चाहिए कि किस अदारे को किसको बदनाम करें। वो जनरल जो जिसकी सर्विसेज यू कैन नॉट इमेजिन जो उन्होंने मुल्क के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं, दहशतगर्दी में, काउंटर टेररिज्म में, और वो काम किए हैं, इतने रिस्क लिए कि रियली अवॉर्डेड फॉर दिस। सही। जी 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 ब्रिगेडियर साहब कंप्लीट कर लीजिए। तो इसलिए वो सर्विसेज दी गई हैं कि इतने रिस्क लेके पूरे वो ही इज वन ऑफ द डेकोरेटेड जनरल पाकिस्तान आर्मी, और वो फिर इनकी भोंड अगर खुदा ना खासा करने में तो ये भोंडी चीज़ें ऐसे नहीं की जाती हैं, देन वो प्रॉपर काम होता है और वो अपने आवाम के लिए नहीं है। दे आर देयर टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। दहशतगर्दी में देखें कितने हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये भी हमें सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका और सुहेल भट्टी साहब आपका, आप दोनों की शमूलियत का प्रोग्राम में। बहुत से और सवालात और बातें मेरे जहन में थी, लेकिन वक्त की कमी, हमारा ये सेगमेंट हमें क्लोज करना है। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये जो लाइन कही जाती है ना, तुम करती ही क्या हो, इस पे होगा हमारा टॉपिक और इस पर होगी गुफ्तगू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक है कि तुम करती ही क्या हो, और ये तमाम उन हाउस वाइफ्स के लिए है, उनको डेडिकेट कर रहे हैं हम ये घंटा, और ये डिसाइड करेंगे कि ये जुमला सही है या गलत। क्योंकि एक हाउसवाइफ जो सुबह से उठती है, एक रूटीन होता है पूरा। अगर बच्चे हैं तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड है तो वो ऑफिस जा रहे हैं, जो घर में बाकी लोग हैं उनका रूटीन है, उसको फॉलो कर रही है, किसको कब खाना देना है, किसके साथ क्या करना है। उसके बाद ये जो काम वाली आ रही है, नहीं आ रही है, काम वाली है तब भी कहते हैं तुम्हारे पास तो काम वाली है, तुम्हें तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम तो आराम करती रहती हो, तुम तो फ़ोन देखती रहती हो। क्या घर में रहने वाली औरत फारिग होती है, वो कुछ नहीं करती है, उसकी ज़िंदगी बहुत लैविश होती है? ये आपने बताना है। अच्छा, मेरे अपने मुशाहिदे की अगर मैं बात करूं तो कुछ हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जिन्हें बहुत फैसिलिटी है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा फैसिलिटी है, और वो वाकई बहुत आराम करती हैं। लेकिन कुछ हाउसवाइफ्स ऐसी हैं कि जो शायद अगर वो एक न्यूक्लियस का काम करती हैं कि अगर वो अपने सिस्टम में मौजूद ना हो तो शायद उनका घर उस तरह चले ही ना। हम इस टॉपिक को लेकर आज बात करेंगे। वेरीड इस पे डिस्कशन पॉइंटर्स हो सकते हैं। आपने हमें कॉल करना है और आपने बताना है अपनी बेगम के बारे में, बहन के बारे में, अपने बारे में। अगर आप हाउस वाइफ हैं, हाउ डू यू फील एंड व्हाट डू यू फील अबाउट इट, कि भाई हाउस वाइफ होना इज़ ईजी और डिफ़िकल्ट, ये सब आपने कॉल करके हमें बताना है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जी, उसमें वो लोग जिनको कुछ एक्सपीरियंस है और वो लोग जिनको अभी कम एक्सपीरियंस है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ हुमैरा नाज साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो आज जीत जाएंगी, आज भी आप। कल भी जीते थे, आज भी जीतेंगे। शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हर्बल टोटका कोई इनसे नहीं पूछ रहा है, आज हम इनसे फैमिली टोटका पूछ रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जी अरीबा। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। अरीबा टीचिंग भी करती हैं, लेकिन ये है कि हाउस वाइफ की टीचिंग का ये है ना कि थोड़ा बहुत आप लोग समझते हैं कि भाई ये तो थोड़ा सा काम है और उसके बाद आप घर पर हैं और घर का सारा देख रही हैं, और तो हाउसवाइफ्स के हवाले से कमेंट करेंगी। और मुनीब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इवेंट प्लानर हैं और ज़ाहिर है इस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। और आप दोनों में से किसी का मोबाइल जो है वो साइलेंट नहीं है, उसे साइलेंट करें। आपसे शुरू करते हैं जी, बताइए। बिल्कुल, ये कहना नुसरत के हाउसवाइफ जो होती हैं वो जैसे अभी आपने कहा कि कुछ लेविश लाइफ भी गुजार रही हैं वो, लेकिन वो चंद लोग हैं जो इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि उनकी जो हाउसवाइफ्स हैं उनकी भी एक ड्यूटी होती है प्रॉपर, कि वो सुबह उठना है, प्रॉपर नाश्ता कराना है, अपनी पूरी फैमिली को देखना है, बच्चों को नाश्ता कराना है। क्योंकि देखिए अब मेरे बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये कि हमने भी वो दौर गुजारा है कि जब बच्चे छोटे थे तो सुबह नाश्ता भी देना है, प्रॉपर पूरी फैमिली को देखना है, ख़ानदान वाले, क्या आज उनके लिए खाना क्या बनना है, दोपहर में, रात में खाना क्या बन रहा है, मासी आ रही है नहीं आ रही, व्हाटएवर काम तो घर का प्रॉपर तैयार रखना है, घर को साफ सुथरा रखना है। और मासी के अलावा भी और भी बहुत से काम होते हैं, किचन को संभालना है, सारी चीज़ें, सफाइयाँ वगैरह और भी होती हैं।
तो ये सारी चीज़ें जब वो रात तक बैठ के अगर हम उन्हें काउंट करें ना सुबह से रात तक, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर जो मर्द ये इस तरह की बात करते हैं, तो मैं कहती हूँ एक दिन आप अपनी ड्यूटीज़ को चेंज कर लीजिए, या अपनी माँ के घर भेज दीजिए अपनी बेगम को, और उसके बाद वो ड्यूटी आप निभाएंगे तो आपको सिर्फ एक दिन में पता चल जाएगा कि हाउसवाइफ करती क्या है। हाँ, करती क्या है। जी आप बताइए शाना जी, जी मैं साहब। थोड़ा सा इनसे इख्तिलाफ करूंगा। हाँ हाँ जरूर देखिए, करें, घर के काम भरपूर होते हैं। इख्तिलाफ करें, जी, जी, थोड़ा नुसरत। नहीं, आज भरपूर करें। नुसरत, घर के काम होते हैं टोटली 4 या 5 काम होते हैं। अच्छा, क्या ठीक क्या है? होते हैं एक बताएं। झाड़ू लगाना होता है। कॉल करके बताएं, आप ये सुन के कॉल करके बताएं जी, क्या क्या जी। काम। हाँ, झाड़ू एक झाड़ू लगाना लगाना होता है, हाँ। एक बर्तन धोना होता है, ओके, और खाना पकाना होता है, ओके। कपड़े धोना होता है, ठीक है, ठीक है, और कपड़ों को इस्त्री करना होता है। ठीक है, 5 ठीक हो है? भाई, गए। ये टोटल काम होते हैं। ठीक है। अब कपड़े तो रोज तो नहीं धोए जाते हैं, 4-5 दिन में एक बार धोए जाते हैं, ठीक है। बाकी एक टाइम पे आपने झाड़ू लगा लिया। अच्छा, मैं ना इनको ये आपने दिया क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। जी हाँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A B C बताती हूँ आपको, फिर C D बताती हूँ, सवाल कर रही लेकिन हूँ आपसे। अगर आप मुझसे सही सुन है? लेंगी ना, मेरी घर पे कोई नहीं सुनता, मेरी पूरी बात सुन ले आप। मैं सिर्फ सवाल का आपको, क्योंकि ये डिस्कशन हो रही है ना, इसमें ये है जैसे खाना बनाना, सिर्फ जी, खाना जी। बनाना होता है ना। जी, जी। अब खाना बनाना होता है 3 टाइम। सुबह उठे, एक स्कूल के लिए उठा, उसकी तैयारी की, उसका लंच बनाया, उसे नाश्ता दिया, दूसरा उठा, चले 2 बच्चों वाली अगर फैमिली है, मियाँ उठे, उनका सब कुछ किया, सास ससुर हैं तो उनका किया, करते कराते अगर औरत 7 बजे भी उठती है तो उसको 9-10 बज जाते हैं। हर किसी की चाय बननी है, हर किसी का नाश्ता बनना है, लंच बनना है, ये बनना है, वो बनना है, ठीक है। उसके बाद होती है दोपहर के खाने की तैयारी। सिर्फ खाना जो एक काम है ना, वो बोलने बड़ा से है, नहीं हाँ, होता। वो बोलने से नहीं होता। फिर उसमें अगर किसी का परहेजी खाना है वो बनना है, अगर कोई छोटा बच्चा है वो बनना है, जो बड़े खाएंगे वो बनना है, रोटी कितनी बनेगी वो अपनी जगह, फिर रात की इसी तरह से तैयारी होगी। तो ये तो एक काम है जिसने इतना टाइम ले लिया। नहीं, आपने नुसरत इतनी चीजें बता दी हैं, इसका बजट कौन पूरा करेगा घर का? तो ऐसे ही होता है, आप मुझे ये बता दीजिए। घर में ऐसे ही होता है। नहीं, 2 टाइम खाना बनता है, दोपहर को और रात का तो खाना नाश्ता बनता भी है, तो नाश्ता सुबह कुछ का तो करते ब्रेकफास्ट हैं ना, होता है, तो वो वो भी कौन इतना बड़ा बनाता है? इत्माम नहीं होता, ठीक मैं है। एहतमाम की तो बात ही नहीं करी, और करना दूसरी तो चीज़- पड़ेगा ना। मैंने कहा दूसरी कि चीज़- एक दिन की ड्यूटी दी दूसरी जानी चीज़- चाहिए। हाँ, घर पे मासी रख लेते हैं, अच्छा, अब वो एक अलग लॉस। उसमें ये लॉस होता है, एक तो आप तो पैसे दे रहे हैं, हाँ, दूसरा मासी को मुफ्त का जिम मिल गया, हाँ। वो पतली होती जा रही है, बेगम मोटी होती जा रही है। अब ये भी एक कहानी बन रही है। हाँ, हमें एहतियात करनी पड़ेगी। तो नहीं, आप नुसरत, मैंने सही कहा है ना, ये थोड़ा सा इसमें वॉक हो जाती है, घर का काम करते हैं। नहीं, दूसरा वैसे मासी पतली हो रही होती होगी, मेड पतली हो जाती होगी, पतली हो और जाती आप है, लोग गौर भी फैमिली करते जो है हैं वो उन पे। मोटी हो रही अगर है। इसी तरह गौर बेगम पे करें वो भी पतली होंगी। मसला ये है कि बेगम घर का काम भी करे तो वो पतली नहीं होती, उसको डाइटिशियन कहते हैं तुम जिम करो। हाँ, जी बिल्कुल। और वो मेड जो आ रही है वो घर का काम करके पतली हो जाती है। अब वही ना। तवज्जो की बात है, नहीं, तवज्जो नहीं, आप लोग किसको नुसरत, दे रहे हैं? आपने अब जिसको खर्चा और तवज्जो बढ़ा दे दिया रहे ना, हैं, अब वो उसको पतली जिम भी भेज दिया आपने। मैं यही कहती हूँ, देखिए मर्दों को सब थोड़ा चीज सा खर्चे से सपोर्ट करनी related है। चाहिए। ठीक है ना? खर्चा तो हमारा टॉपिक नहीं है। नहीं, वो तो हमारा नहीं है, topic लेकिन तो है। बजट भी बढ़ रहा है। अब इसमें मर्द को जो टेंशन हो रही है वो क्या हो रही है? घर से फोन आ रहा है, सामान लेकर आओ, 10 चीजें, अब लेके वो 5 आता है, कहता है बाकी भूल गया। तुमने इतनी टेंशन जो दी हुई है मुझे। बस अब क्या कह सकते हैं इसमें, आप बताएं मुनीब। मैं इस पे ये कहूँगा कि जैसे कि अभी तो हमारा कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उस पे जैसे कि आपने बात की, तो हमारे घर पे तो मासी भी आती है साफ़ सफाई के लिए, कपड़े भी वही धो रही होती है, रोटियां भी बाहर से आती हैं, ब्रेकफास्ट के लिए सुबह ब्रेड भी बाहर से आती है। तो इतने मामला जब हैं तो तो आपके मासी ऑटो पे चलती है या उसको कोई देखता है? अब तो ऑटो पे ही चलती है, इतना वो ट्रस्ट हो गया। और घर पे हम दोनों नहीं है, वालिद वालिदा भी हैं और फिर सिस्टर्स भी हैं छोटी, तो वो जो छोटी सिस्टर है वो उनके पीछे घूमती रहती हैं। हाँ, तो वो घूमती है, तो मतलब घर पे जो भी है आपको लगता है कि वो इजी है, उसके लिए आराम है, हर तरह की मेड है। अच्छा, वैसे ये भी तस्वीर का दूसरा रुख है जो ये बात कह रहे हैं, जो मैंने भी आपसे कही कि कुछ लोगों के यहाँ इस तरह है कि वो बिल्कुल ही मेड्स पे सारी चीज़ें चल रही होती हैं और आपकी अपनी जिम्मेदारियां इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और उनके लिए सारी चीज़ें बहुत, वो चंद लोग हैं। और उसका ताल्लुक पहले तो हम समझते थे क्लास से नहीं है, उसका ताल्लुक क्लास से नहीं है, बहुत मिडिल क्लास लोग और मेंटालिटी से है कि आप खुद कितना इन्वॉल्व होते हैं घर की चीज़ों में, या आपको कितना पता चलता है। रीबा से बात करने से पहले कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उमर चौधरी, मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी उमर साहब, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं टॉपिक के बारे में? अच्छा, टॉपिक में मैं ये कहना चाहता हूँ
कि मेरे भी घर में मसला था ये कि मैं बाहर से आया था, तकरीबन 10 साल यानी कि फॉरेन में गुजारे हैं। उसके बाद मेरी शादी हुई है, इधर हम घर में रहे हैं। लेकिन मेरी बीवी को ये मसला था कि मैं जरा फॉरेन में था, मैं खुद कुकिंग वगैरह भी कर लेता, सारे काम वगैरह अच्छा। सब कुछ कर लेता था। लेकिन मेरी बीवी को इसके बावजूद चाहिए था कि एक नौकर चाहिए जो मतलब खानसामा लड़की बच्ची चाहिए जो बच्चे को हैंडल करे। सही है। लेकिन मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए थे, लेकिन बीवी ने सिर्फ लड़ाई डालने के लिए किया और कुछ मसला नहीं। घर में हमारे माशाल्लाह 1 लाख रुपए इनकम थी, मेरी बीवी भी टीचर थी, लेकिन उसने सिर्फ लड़ाई डालने के लिए कभी नौकर रख लिया, कभी उसके काम ये किया है। वरना अगर मियाँ बीवी अच्छे हो ना तो बड़ी अच्छी लाइफ गुजरती है। ये मैं अपने तरफ से, मेरी बीवी ने ना मेके जाने के लिए यानी कि अब कहाँ है आपकी बेगम? अभी कहाँ है? अभी मेके में है। अभी मैके में है। अच्छा अच्छा। तो ये अब वैसे आप दिन में इतना नौकर का मसला है क्या? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक रख देते नौकर। तो मैंने दिया उसको पैसे, मैंने वो 6 मंथ के पे भी करके दिए हैं। लेकिन उसके बाद उसने पता नहीं यानी कि उसने एक लड़ाई झगड़े करने की मैंने मेरा ख्याल है उसको ना हमने 6 मई के इकट्ठे पे करने थे, वो मैंने कर दिए, बेगम को हाथ में रख दिए। उसके बावजूद उसने 15 दिन बाद मेरे वापस कर दिए कि ये ले पैसे। नहीं, मैंने वो नौकर नहीं बनी बात किसी से ना। चलें अब हम इस फोरम से आपकी बेगम से गुजारिश करते हैं कि आप जब उमर साहब इतना आपका ख्याल रख रहे हैं और सोच रहे हैं और परेशान भी लग रहे हैं तो आप भी ज़रा सोचें और इनसे बातचीत कर लें और जो आपका मसला है वो हल कर लें। अच्छा जी अरीबा बताएं आप ये जो जुमला होता है कि तुम करती क्या हो घर में, ये कैसा लगता है? बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि मेड होने के बाद भी जो लेडीज़ होती हैं वो घर का काम ही कर रही होती हैं। तो जो कहते हैं कि मेड रख ली कि जान छुट गई, ऐसा सीन नहीं होता। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब देखनी होती हैं, मैनेज करनी होती हैं। इसके अलावा किचन में खाना जो डेली का बनता है वो बनता है, लेकिन इसके अलावा किसी को नहीं खाना तो फिर वो अलग से। हाँ वो अलग और फिर होता है। शाम में थोड़ी रिफ्रेशमेंट होती है, जैसे कोई बाहर का नहीं खाता तो उन्हें घर की ही चाहिए होती है। तो इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि चाय पूरा दिन बनती रहती है कुछ चाय लोगों के भी घर में। टाइम बनती है। हाँ तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी को रोल समोसे खाने हो, कबाब्स खाने अच्छा हो, फ्रीज करके भी चीजें बना के रखनी है। तो सही। वो भी रखनी है। हाँ मेड के अलावा भी काम का बर्डन होता है। अच्छा और भी चीजें इसके अलावा काफी सारी होती हैं। हुमैरा सोच रही हैं इस वक्त कि और क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं। एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद आप इसमें बताइए और आप भी आज भरपूर बताइए कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप करते हैं। और मेरे जहन में भी एक बात है वो मैं आपसे शेयर करूंगी आफ्टर द ब्रेक। तुम करती ही क्या हो, ये जुमला सुनने को मिलता है हाउसवाइफ्स को, होम मेकर्स को, जो घर में बड़े काम करती हैं और जिनके अभी हमने जितनी भी बातें की उसमें वो चीज़ एक मिसिंग थी, जिनके छोटे बच्चे हैं या जो खुद ड्राइव करती हैं। बच्चों को लाने ले जाने की ड्यूटी भी बहुत सख्त होती है और वक्त के साथ बहुत बोरिंग भी हो जाती है। और एक और चीज़ ये बोरिंग से जो मुझे लगता है कि जो घर में खातून रहती है उसका वही स्केड्यूल है, रोज़ वही है, इतने बजे उठना है, ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। उसके लिए मोनोटोनस है। जो बाहर निकल रही है वो तो फिर भी 4 लोगों से बात कर रही है, उसका दिमाग चेंज होता है, बहुत सा दिल बहल जाता है आपका, फिर आप वापस अपने सेटअप में चले जाते हैं। लेकिन जो घर में एक ही सेटअप में रोज़ाना रह रही है, एक ही रूटीन में, वो लोग थक जाते हैं काफ़ी, उनके लिए वो डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। माइंड बिल्कुल एक ही वो उसमें देखें कि अजीब सा हो जाता है। फिर वो देखें अगर हाँ दोनों मियाँ बीवी जो हैं आपस में अगर उनके ताल्लुकात अच्छे रखने, जैसे भी भाई की कॉल भी आई थी तो उन्होंने ये बताया अपना जो उनके साथ गुजरी है। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप हंसी खुशी देखें, अगर किसी को कोई बात समझानी भी है ना तो लड़के समझाई नहीं जा सकती, जैसे अब उनकी बेगम जो भी है समझा नहीं पाए वो, तो अगर प्यार से अगर वो एक काम करती है और अगर आप नाखुश भी है ना तो खुशी खुशी उसको बकअप करें ताकि उसकी थोड़ी सी एनर्जी तो ऊपर आए। यहाँ मैंने एक आज काम किया तो मेरे सबसे करीब रिश्ता जो होता है वो मियाँ बीवी का ही होता है घर में। तो अगर मियाँ उसे थोड़ा सा बकअप करेगा, एक उसके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा उसको कि आज तुमने ये अच्छा किया, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, या मैं कर दूँ, आज तुम थोड़ा बैठो मैं कर दूँ, तो उसकी हिम्मत बन जाएगी। करने वो कुछ नहीं देगी, अगर ऐसी कोई बात होती भी है तो जाहिर है उसकी एक ड्यूटी वो निभाएगा अपनी ड्यूटी,
तो वो निभा रहे, अपनी ड्यूटी निभा रही है। लेकिन ये कि बहरहाल अगर इस तरह गुजारा करना है तो इसी तरह मिलजुल के काम होते हैं। और मैं तो क्योंकि देखें अब जो नई जनरेशन के हमारे जो ये सब काम है ना, बच्चों को लाना ले जाना, इस दौर से हम गुजर चुके हैं, ये सब हमने किया हुआ है। अब जो उस दौर से गुजर गए तो हमने कहा, मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दूं कि वो आने वाली जो उनकी जो बीवियां होंगी ना, वो उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखें। ये आपने बताना है कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मंजूर इलाई फ्रॉम खोपने जी बुलारीपुर से। नुसरत मैम कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और मुझे याद है कि आपकी 2 शादियां हैं, राइट? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 2 शादियां, और काफी देर से मैं जो है ना कॉल मिलाने के वो था जी, लेकिन कॉल मिल नहीं, फिर ब्रेक आ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, बताइए। सबसे पहले तो मैं मानू को मेरा सलाम और वेलकम। अच्छा, मैं अभी मैडम मेरा बात कर रही है, मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। बात ये है कि देखिए, मैं थका आ रहा जब शाम को 5 बजे 6 बजे अपने घर आता हूँ, मैं एक की बात करूंगा, दोनों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों को करूंगा कॉल लंबी हो जाएगी। सही है। मुझे एक से परेशानी थी तो मैंने दूसरी की ना। पहली बात यह है कि जब थका रहा हूँ, मैं शाम को घर आता हूँ तो सर बांधा हुआ है, आया कर रहे हैं और यूं कह रहे हैं कि आने वाले मियाँ का वो जो दिन भर की थकावट है वो डबल से ट्रिपल हो जाती है। ठीक है, खुश दिली के साथ तो मिलो। जब वो आते हैं कहते हैं जी कि मुझे काम कर करके सारा दिन मर जाती हूँ, मुझे कोई नौकरानी रख के दो, कोई मेड रख के दो, कोई चीजें करके दो। मैंने कहा ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं। अच्छा, खुश अखलाकी के साथ गुजारा करने की बात अभी मैडम करती हैं, वो सारी बातें ठीक है, 1 दफा 2 दफा 3 दफा भी कर लेते हैं, 4थी दफा क्या होगा मैडम? बात ये है कि हम दोनों मियाँ बीवी जो होते हैं वो गुजारा करने वाली बात नहीं है, गुजारे से बात आगे बढ़ चुकी है। मसलन ये है कि बात तो काफी आगे बढ़ चुकी है जी। हाँ। क्योंकि बात ये है, असल में होता ये है जी कि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर मियाँ बहुत ही अच्छा है तो चलिए, अब मसला हल हो गया। वैसे मेरे मसला तो वाह हल हो गया, एक लड़ती है दूसरी के पास चला जाता हूँ, ये सही नहीं। मंजूर इलाही साहब, मंजूर इलाही साहब, जब दोनों लड़की अगर ये जुमला आप अपनी हिंको में कहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मतलब किस तरह क्या जी? ये जरा तुसी आख्या कि एक नाराज होंदी मैं दूए कोल जुलना, मैं कहना ना पंजाबी बोल रहे हो। एक मेरे नाल कुलदी है ना, अगर लड़ाई झगड़ा करनी है तो मैं फिर दूई कोल चला जुलना, उसे जुल के आराम नाल बहना ते खाना पीना, कोई मसले की गल नहीं होती। अच्छा जी, चलें जी, ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मंजूर साहब वाला दिल जिगरा सारे मर्दों को दिल वाला आदमी है। हाँ, अच्छा, आप भी कुछ एक्सप्रेशन उस वक्त दे रहे थे वैसे जब नहीं, मेरा बात कर रही थी। मंजूर भाई ने जो बात कही है, बोला बिल्कुल, हम तारीफ भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, अपनायत भी दिखाते हैं और तकलीफ में साथ भी देते हैं। और अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है, याद रखना तबीयत हमेशा रात को ख़राब होती है उनकी, अचानक नींद से उठाएंगे, घबराहट हो रही है, अब वो मियाँ बेचारा कहता है अरे सारा दिन का थका हुआ आया हूँ, अब मैं तो डॉक्टर भी नहीं है इस वक्त। तो आप खुद डॉक्टर है ना? नहीं, मिसाल दिए तो ये एक हुआ है, कई बार हुआ है। अच्छा। तो फिर उसके बाद उसे दवा दो, फिर उसको अपने साथ छत पे लेके जाओ, हवा लगे उन्हें। फिर भी हम कहते हैं पता नहीं क्या कोई खेती बाड़ी करते रहे, कौन सा कोई तूफान आया इनके सर पे। अच्छा। फिर उनकी बात सुनते हैं और आफरीन है खवातीन के ऊपर, हम इस बात को कहते हैं। ये तो एक अचानक कॉमेडी भी चल जाती है, लेकिन सुबह हमें तैयार करके वो ऑफिस भेजती हैं, बच्चों को स्कूल तैयार करके भेजती हैं, फिर दोपहर का घर का खाना पीना और सारा घर का काम करती हैं, फिर मैट के साथ भी। फिर सबसे ज़्यादा जो उस वक्त उनको जो थका देने वाला माहौल होता है ना, वो जो उनकी सहेलियां आके बैठती हैं, अपने दुखड़े सुनाती हैं, ये फिर अपनी गीबत, वो अपनी गीबत शुरू हो जाती है। हाँ, तो वो चीज़ भी है, वो दूसरों की बातें जब सुनती हैं वो अपने ऊपर हैवी कर देती हैं, उनसे उनकी तबीयत खराब हो जाती है। नहीं, वैसे आजकल बच्चे भी जिस तरह के आ रहे हैं ना, वो बहुत थकाने वाले आ रहे हैं। तो इस दौर में जो औलाद आ रही है ना, जो नई आ रही है, नया मॉडल आ रहा है, वो और नए फीचर्स के साथ आ रहा है। तो वो जो नए फीचर्स है ना, वो आपको हिला के रखते थे, तो वो पूरा दिन गुजारने के बाद औरतें भी थक जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना, वो बेचारियां कर लेती हैं, ये मैनेज कर लेती हैं। बच्चों को संभालना, अब बच्चों में ये है
कि पहले मैं ये समझता था कि जब मैं आता था ना काम से घर पे, तो वो कहती थी मेरे सर में दर्द है, मुझे ये थकान, मेरे पास फुर्सत नहीं है। तो मैं आगे से पता क्या कहता था, मेरे घर में कोई फैक्ट्री लगी हुई है क्या, कि सुबह से लेकर रात तक काम चल रहा है, कौन सा काम है? 5 काम मैं गिन के जब आप बताता घर था। आते होंगे तो आपको, चले बेगम आपसे शिकायत करती होंगी, बच्चे आपके खामोश रहते होंगे, अब्बू आ गए, थोड़ा एक माहौल तो मिलता होगा ना? नहीं, एक माहौल मिलता था, माहौल ही चेंज, बच्चे भी तंग करते थे, और मेरा एंड में यही जुमला होता था, तुम करती क्या हो? तुम करती क्या? बच्चों को ये कहते रहे हैं, ये जिंदा मिसाल है जो आपने बुलाया है। ऐसे ही होते हैं वो, मैंने कहा कोई घर में फैक्ट्री नहीं चल रही है, तुम करती क्या हो? 4 काम तो हैं, वो तो सब नहीं करने। अच्छा भैया अरीबा बताओ, इतनी सारी बातें नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं, ऊपर से फिर जो सास होती है उनका भी ख्याल रखना और उनकी बातें भी कुछ यहाँ पे टाइम भी स्पेंड करना है ना, सासों की बातें सुनना, बातें सुनने का अलग एक टाइम कुछ अच्छी मिल जाती हैं, कुछ नहीं मिलती, तो उनकी बातें भी होती हैं, नंद की भी काफी चीजें होती हैं जो कॉपरेट नहीं करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जरूरी नहीं, और फिर ऊपर से बीच में शादी आ जाए मुझे तो फिर वो और डबल वो चीज हो जाती है। अरे भाई एक चीज मुझे बताओ, ये नंद, सास, भावज, ये कौन है? ये आदमी है, औरतें हैं? औरतें हैं ना, तो फिर मसले वही सुलझाए ना बैठ के, मर्दों ने कभी इसमें जो है ना वो एक कॉमन मैन पिसता है। अच्छा ये आपकी तरफ, हम कॉमन मैन की तरफ आते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे हमारी प्यारी सी, स्वीट सी, खूबसूरत सी शाजिया बात करें एयरपोर्ट से। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? शनाज या शाजिया? तो प्यार से शाजिया कहते हैं ना उसे तो। अच्छा वैसे शहनाज है ना आप? हाँ, कानूनी तौर पर तो शनाजी चल रहा है, लेकिन प्यार से मोहल्ले वाले शाजिया कह रहे हैं। जी जी जी। मुझे 2 बात करनी थी। मुझे तो आपसे ज्यादा कोई प्यारा लगता नहीं है, लेकिन इतने लंबे गैप, अल्लाह अल्लाह, आप जैसी आंखें अल्लाह ताला ज्यादातर लोगों को दे, सबको नहीं, ज्यादातर को। इतने दिन तक बात नहीं हो सकी, जी ठीक है, पहली जी। वजह। और दूसरी बता, जो आपने प्रोफाइल पे तस्वीर लगाई हुई ना GTV के, आप इतनी हसीन और खुदा के लिए उस पर तो नजरसानी करें ना, जो आपकी। हाँ सही कह रही हैं, ठीक है। वो पता नहीं आपने कोई, मैंने गौर किया ना कि कितनी खूबसूरत औरत है, इसने फर्स्ट लुक से ऐसा दे दिया, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं एंकर मेरे नजर में। आपको पता, मैं झूठ नहीं बोलती, क्योंकि नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम अल्फाज का, इस मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये सब अल्फाज बहुत प्यारी हो गई, लड़की लग रही है 16 साल की, माशाअल्लाह से। कौन? मैं? आप और कौन? बस मैंने अपने बच्चों से छोटा होना है, ये मेरा टारगेट है। वो मुझसे बड़े हो जाए, मैं उनसे छोटी हो जाऊं, ये वाला टारगेट लेके चल रहे हैं। हर एक की शक्ल सूरत देता है, हम तो कौन होते हैं कुछ बोलने वाले, लेकिन आपको अल्लाह ने प्यारा बनाया है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। दुआओं में हमेशा मुझे याद रखा कीजिए, ये मेरे लिए बेहतरीन तोहफा है। मेरी कॉल मिला दें बस, तो आपकी से यही गुजारिश है। इतने दिन ठीक है। अच्छा ये जो टॉपिक है, इस पे तो बता दीजिए, क्या कहेंगी? लेडीज के बारे में है ना, जेंट्स और लेडीज। जी जी। कि मतलब यार इतनी सी बात समझने की है, हम दोनों गाड़ी के एक पहिए होते हैं ना, मर्द भी का अहम रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेस करती हैं वो तो लेडीज ही हैं। माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, नानी के रूप में, दादी के रूप में। अगर हम लोग साथ नहीं दें, अगर हमारा कैरेक्टर ही खराब हो, पर यहीं से चलिए शुरुआत कर देते हैं। किसी के कैरेक्टर की आप नहीं कर सकते हैं, मतलब कि कौन कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन एक बात होती है कि नहीं, ये हस्बैंड्स कह देते हैं ना, घर में तुम करती क्या हो, घर में फारिग रहती हो, उस पे बात कर रहे थे हम। एक औरत हस्बैंड को ये सोचना चाहिए कि जिस वक्त वो चला जाता है, अगर एक औरत सो जाए बादाम पिस्ता खा के और हस्बैंड जाते वक्त उठे, नहीं कसम से कह रही हूँ, शाम को उठे और सब बच्चे गंदे, कोई स्कूल से आया कोई नहीं आया, घर का खाना नहीं पका हुआ, एक निजाम है जो वो चला रही होती है। बिल्कुल सही। वो सारा कुछ ही औरत पर डिपेंड करता है, लेकिन शौहर भी अच्छे होने चाहिए साथ साथ। बेचारी औरतें कब तक घसीटेंगी मर्दों को ना, मसला ये है नुसरत। अच्छा ठीक है शहनाज साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। वैसे इनकी बात में, आखिरी वाली बात में ना बात थी, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस पे कभी दोबारा बात करेंगे। आप कह रहे थे कॉमन मैन पिसता है बीच में। जी, अक्सर मैंने यही देखा है कि कोई प्रॉब्लम हो गई तो भाई भाभी ने ये कर दिया, अम्मी बोलती हैं बेटा बहू ने ये कर दिया, और बेगम बोलती हैं कि आपकी बहन ने ये कर दिया, आपकी अम्मी ने ये कर दिया। तो वो होता क्या है कि वो उससे वो हाइपर टेंशन का शिकार हो जाता है, तो वो जो है ना वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बल्कि उस जनरेशन में, इस जनरेशन में, जैसे कि अभी बात हुई, तो इस पर एक फ़र्क है कि अब की जनरेशन में ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं होती है तो मुकम्मल हो जाती है, नहीं तो फिर अंडरस्टैंडिंग अच्छी चलती है।
क्योंकि इसको आप किसी भी उस पर देख लें, किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी फील्ड में देख लें, तो अब की जो जनरेशन है, मतलब हमारी यंग जनरेशन, तो ये लड़ाई से ज़्यादा फोकियत जो है ना, कहते हैं यार छोड़ो। नहीं, ये छोड़ो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बारहा देखती हूँ कि मियाँ मेरे कहते हैं छोड़ो, और वो चुप रहते हैं और वो खामोश रहते हैं और वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और वो कुछ भी नहीं करते हैं, कोई रोल ही नहीं है, अब छोड़ो आ गया है। बिल्कुल ये है। असल में लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हमारी नज़र में तो ये है कि भाई लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि 2 मिनट चुप हो जाओ, 10 मिनट बाद मामला सही हो जाएगा, वो खुद सही होकर बात कर लेंगे। नहीं, आप कहना ये चाह रहे हैं हम नहीं तो मर्दों बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा फिर? उसके भी तो दिल में 10 गुबार हैं, सबके गुबार सुनने के बाद वो भी तो कहीं ना कहीं अपना गुबार निकालेगी। अगर जाके अपनी माँ बहन को बताती है तो बुरा लगता है कि भाई हमारी घर की बातें उनको क्यों बता रही हो, तो फिर मियाँ को भी तो सुननी चाहिए ना उसकी। इसके अंदर जो है ना, मैं इतना कहूँगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों में, कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। इसके बगैर तो ये रिश्ता बिल्कुल ही फारिक है, कोई इसमें हम बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी वाइफ है तो मैं ये कहता हूँ कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए, कि उसको थर्ड पर्सन की नीड ना हो, तो मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन जिस दिन थर्ड पर्सन, चाहे वो मेरी वालदा हो, चाहे वो उसकी वालदा हो, चाहे वो कोई और हो, उनकी जब वो इंक्लूड हो जाती है लाइफ में, तो वो लाइफ जो है वो फिर असल में होता है कि वो अपने सजेशन दिए, अपने नजरिए से देखती हैं, क्योंकि यहाँ हर कोई जो है वो खुद सही है और सामने वाला गलत होता है। तो इस वजह से इसको मद्देनजर रखते हुए जो है ना, मैं यही बात कह रहा हूँ कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपने अभी बात की थी कि एक घर पे सेम रूटीन होती है, तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल सेम रूटीन होती है, तो यहाँ पे हस्बैंड को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। लेकिन समटाइम्स जब हस्बैंड थका हारा दिन भर मेहनत तो घर वालों के लिए कर रहा है ना, जब वो आता है तो वाइफ को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग नुसरत। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आया साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सारे मेहमानों को सलाम हो, अली शाह साहब को। आज तो मेरी ये 25वीं सालगिरह शादी की। अरे वाह, हैप्पी एनिवर्सरी। चले भाई, तालियां। और बहुत क्या खोया क्या पाया? अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया, कुछ खोया नहीं। आपकी सिल्वर जुबली हो गई आज। जी जी, मैं वाकई आज मैं चाह रहा था नुसरत आप मुझे मुबारकबाद पेश करें, तो अल्लाह ने कॉल मिलवा दी है। मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए मैंने 25 साल गुजारे हैं तो बहुत कुछ सीखा है। सीखा ये कि देखिए सबसे बड़ी बात है ना, बर्दाश्त करो और इज्जत करो। अगर आप अपनी बीवी को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे ना, तो समझ लें आपकी जिंदगी आप ज्यादती कर रहे हैं। काम की नौयत देखिए, आजकल अल्लाह का शुक्र है कि अब तो लोग काम कर रहे हैं, मर्द भी काम कर रहे हैं, टेबल भी साफ कर रहे हैं, किचन में भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, कर रहे हैं ना। लेकिन मैं एक जो पिन आपको खास बात बताऊं, जब आपकी वाइफ की तबीयत कभी खराब हो ना, तो उससे तसल्ली और तशफ़ी से बात करें। उस दौरान आप जरूर काम करें, आप जिंदगी भर काम ना करें, लेकिन जब आपकी वाइफ की तबीयत खराब हो तो उसको आप उस वक्त साथ दें। और दूसरी एक बात जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, कि इसमें कोई ये नहीं होता कि घर का कोई नौकर हो गया या कोई काम करने से कोई गुलामी हो गई, ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। इस दौर के अंदर अगर आप अपनी वाइफ का साथ देते हैं तो बिल्कुल आपकी एक अतवाजी जिंदगी अच्छी गुजर सकती है। सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँ, रेस्पेक्ट दें। रेस्पेक्ट, कोई औरत आपकी गुलाम नहीं है, ना मर्द गुलाम है, तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना से आपकी जिंदगी अच्छी गुजर सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने घर का अगर काम कर लिया। नहीं, आपने कभी ये नहीं बोला कि अपनी बेगम को कि तुम क्या करती हो घर में? मैंने कभी भी नहीं बोला। बिलीव मी, आपसे आप जब आप हमें बुलाएंगी ना, तब हम बताएंगे ना आपको खुल के। वाह वाह, मैंने कभी भी नहीं 25 साल जुबली यहाँ पर सेलिब्रेट होगी हैं। आएंगे आप बेगम के साथ तो हम जरूर बुलाएंगे आप। अच्छा, मेरे एक इंटरव्यू हुआ था एक टीवी एक चैनल में, उसमें मैंने हम दोनों को बुलाया था एज ए आइडियल कपल के तौर पर। लेकिन हुआ ही कि जब मैं टेलीफोन घर से बाहर, जब हम शो करके बाहर निकले ना, तो लोगों ने कहा कि तुम कितना झूठ बोलते हो। हाँ, ये बात थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। याया साहब को वैसे मैंने भी एक दफा हमने एक चैनल पे बुलाया था जिसमें हमने अपने रेगुलर कॉलर्स को बुलाया था, तो बड़ा अच्छा रहा था। खैर, यहाँ पर टाइम बिल्कुल खत्म हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच तशरीफ आवरी के लिए। एक जुमला अगर बोलना चाहते हैं जाते हुए, मशवरे के तौर पे जल्दी से बोल दीजिए। देखिए, माफ करना सीखें, एक दूसरे को समझना सीखें, और घर के अंदर आप सुकून में रहना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए दरगुजर से काम लीजिए, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल। और मैं ये कहूँगी कि हम अपनी बेटियों को तरबियत करते हैं कि अगले घर जाके ये करना है, लेकिन हम अपने बेटों को भी तरबियत करें कि अपनी जैसे औरत की रिस्पेक्ट करना और साथ देना। तो ये आप तरबियत करेंगे तो इंशाल्लाह आगे कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। और अगर दो लोगों की शादी हुई है, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग से हुई है या घर वालों ने करवाई है, उनकी अटैचमेंट होने दें।
जहाँ उनकी अटैचमेंट होने लगती है वहाँ बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर उनकी अटैचमेंट और वो कनेक्शन बिल्ट नहीं होगा तो वो बहुत, उनका रिश्ता हमेशा कमज़ोर ही रहेगा। लेकिन अगर अटैचमेंट होगी तो वो कितनी लड़ाइयाँ लड़ लेंगे, रिश्ते पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो विद दैट अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, सब अपना अपना काम करते हैं और करते उस घराने के लिए ही हैं जिसमें वो रह रहे होते हैं। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को स्पेस दें और एक दूसरे की खुशी का बाइस बने। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।